स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूं। और आज का ये लेक्चर जो है क्लास 9th का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9th एंड हम लोग आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उससे पहले उम्मीद है कि आप इससे पहले का वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइएगा, वहां पे लिखा है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो भी वो वहां लिखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। ये हमारा थ्योरेटिकली इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन करेंगे और उसको फॉर्मूले को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे न्यूमेरिकल। ऐसी उम्मीद है कि आप लोग घर में अच्छे भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप आज पढ़ेंगे नहीं तो वो कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज अपने प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हम मोमेंटम पढ़े थे, याद होगा अगर आपको। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बना रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें आज बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं, पढ़ने वाला भी है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, p इक्वल टू m इनटू v। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल में मोमेंटम है वही मोमेंटम फाइनल में हो, यानी कि मोमेंटम चेंज ना हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब कि नो एनी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और ये कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट पे, जब हम बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं करते हैं, तब होता है। देखिए हम इसको पहले देख लेते हैं कि हम पढ़े थे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यही होता है हमारा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied and in the direction of applied force. Rate of change of momentum यही है, rate of change of momentum, यही तो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। तो कह रहा है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होगी, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, जो एफ एक्सटर्नल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा। F इक्वल टू हमें पता है K टाइम्स डेल्टा P, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। K टाइम्स जो हमारा कटप्पा मामा वाला याद होगा आपको, तो ये बना। अब बताइए कि अगर हम फोर्स क्या करें, जो हम फोर्स है ये 0 कर रहे हैं, यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल K टाइम्स इज इक्वल टू 0। P फाइनल माइनस P इनिशियल K टाइम्स इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर F 0 होगा तो हमारा ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उस केस में हमारा मोमेंटम क्या होगा? हमारा मोमेंटम जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो 0 के बराबर है, वो कांस्टेंट है। और इसको हम लोग 11th में कैसे डिराइव करते हैं, इसी को देखिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। 11th में पढ़ा जाता है, जो भी 2 लाइन का है। हम लोग इसका प्रूफ अभी देखेंगे। आप यहां तक भी कर देंगे तो सही है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है ये देखिए। तो हम फिर कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt। इसी को हम छोटे चेंज इन मोमेंटम, छोटे टाइम में हम लिखते हैं dP अपॉन dt। इसका मतलब हुआ कि छोटा चेंज इन मोमेंटम इन छोटा टाइम। तो ये हुआ। अब देखो, और ये जो अगर F 0 है, इसका मतलब कि dP बाई dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सीधे सीधे ये हमारा आ गया, यानी कि मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो मोमेंटम इनिशियल में है वही मोमेंटम फाइनल में होना। और ये तब होता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए तो हम एक्सटर्नल फोर्स इसमें भी 0 करके दिखाए और करके, इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स 0 करके दिखाए और करके। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि हमारा ये डेरिवेशन कैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम कैसे दिखा सकते हैं इसको।
तो अगर आपसे डेरिवेशन पूछे या बोले कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताइए, तो बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उस केस में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। और प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ आते हैं। प्रूफ में थोड़ा एंजॉय किया जाएगा क्योंकि ऐसा सिचुएशन उन्होंने दिया है तो हमें एंजॉय करने में मजा आएगा। अब देखो प्रूफ देखना है हमें किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर हमें प्रूफ देखना है तो सबसे पहले हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले हम दो बॉल लेंगे, एक ए और एक बी। ठीक है, एक ए लेंगे एक बी लेंगे। मैं एक बार सिचुएशन छोटा छोटा ही बनाता हूं ताकि डेरिवेशन भी इसी पे हो जाएगा। दो बॉल लेंगे, मैं प्रूफ में बस आप देखो समझा रहा हूं बस कंसेप्ट। ये हमारा बॉल ए है जिसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा बॉल बी है जिसका मास m2 है और ये हमारा u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और आपको पता है कि जो u1 और u2 होता है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, u1 और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर u1 बड़ा है u2 से, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ए की बड़ी है u2 से, तो थोड़ी देर बाद जाके वो टकरा जाएंगे। ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब यहां पे क्या कह रहा है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। यहां से ये निकले थे, ये इसका पीछा कर रहा था, टिबड़िक 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 पीछा करते करते गया तो रास्ते में मुलाकात हुई, फिर जिससे डरते थे वही बात हो गई, ये यहाँ टकरा गए। तो ये ए और ये बी। अब जब यहाँ पे टकराते हैं तो हमने बोला था कि न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इससे टकराता है तो इस पे फोर्स लगाएगा F1, ए वाला फोर्स लगाएगा F1 और इस पे फोर्स लगेगा F2। ठीक है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अब देखो जब ये टकरा गए तो इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया। फिर हम फिगर यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिफोर कोलिजन है, हमारा ए क्या है, हमारा ए जो है वो हमारा है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। और ये हमारा बी क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन टकराते वक्त। और हम सी बनाते हैं यहाँ पे, ये ए ये बी। तो ये ए है जो कि v1 वेलोसिटी से मूव किया और ये b है जो कि v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया वो रास्ता, यहाँ से रास्ता मतलब कि दिल टूट गया इसका, ये दोनों फिर बिछड़ गए हैं, मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है। तो अब देखो यहाँ पे तीन सिचुएशन हमारे पास बन रहा है, एक टकराने से पहले, दिल मिलने से पहले, दिल मिलने के बाद, एक टकराने से पहले। टकराने से पहले इस पे हमको क्या क्या पता है, तो हमको मास पता है सर और E1 पता है। बहुत जानकारियां ले ली हैं, जानकारियां लेते ही रहते हैं इनिशियल में, कोई बात नहीं है, चलता है। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का कितना होगा m1 u1, बी का कितना होगा m2 u2। क्यों, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास इसका कितना है m1 है, वेलोसिटी कितनी है u1 है, इसका मास कितना है m2 है, वेलोसिटी कितनी है u2 है।
फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ए का कितना है, मास तो इसका भी m1 ही है, इसका m2 है, क्योंकि बॉडी का मास थोड़ी ना चेंज होगा। तो m1 v1, b का कितना है m2 v2। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लिए और फाइनल मोमेंटम भी हम निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो होगा, अब हम देख रहे हैं कि ये बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं, ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ए वाले और बी वाले फोर्स, अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये F1 और F2 इक्वल होंगे। ठीक है, उसको मैं बाद में देखता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। मैं अब कैलकुलेट करूंगा कि ए में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टकराने के पहले और टकराने के बाद। तो यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ओके, तो ये क्या करेंगे, इसके लिए P फाइनल माइनस P इनिशियल, जो कि हमारा होगा m1 v1 माइनस m1 u1। किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है ना। तो ए का मोमेंटम कितना है टकराने के बाद, m1 v1, और टकराने से पहले m1 u1। तो उनका मोमेंटम चेंज कितना आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये दैट इज डेल्टा p इनिशियल। बी की बात करेंगे, बॉडी बी, जब बॉडी बी की बात करेंगे तो बॉडी बी में p इनिशियल कितना आएगा, p डेल्टा p कितना आएगा, सॉरी डेल्टा p कितना आएगा। तो टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना हुआ m2 v2 एंड m2 v2 माइनस टकराने से पहले m2 u2। ठीक है, लेकिन ये तो मोमेंटम हुआ ना, ये तो मोमेंटम का चेंज है ना, और हमको मोमेंटम का रेट निकालना है, यानी कि इसको टाइम से डिवाइड कर दो, इसको टाइम से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि होता है मोमेंटम रेट, ये कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, देखो F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसी को तो रेट बोलते हैं ना। तो हमने तो सबसे पहले डेल्टा P निकाला दोनों में, और जब तक हम उसको टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास रेट नहीं आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां पहुंचने में, मोमेंटम चेंज होने में उसको जो टाइम लग रहा है वही टाइम T है। ठीक है, उसको जो टाइम लग रहा है वही टाइम T है, राइट। तो ये 1 ये 2, हमारे पास दो इक्वेशन बने। थोड़ा ध्यान से देखो, इजी वे में ही मैंने डेरिवेशन बताया है। सबसे पहले दो मास m1 m2 का बॉल लेंगे या जो भी बॉडी लेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी u u2, टकराते हैं, मुलाकात होती है, टकराते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। तो मिलने से पहले उनके बारे में बहुत जानकारियां निकालते हैं कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है। तो ये जानकारियां निकली, फिर टकराने के बाद हमको कुछ और पता चला। तो फिर मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला यहाँ पे कि हुआ क्या, क्या होना चाहिए था, ये सब हो गया। तो यह डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यहाँ भी मैं डेल्टा T से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं डेल्टा T से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ भी डेल्टा T से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये किसका है, ये A का है, ये A का है, ये B का है, ये आगरा का है, ये बॉम्बे का है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब बताओ कि ये डेल्टा P, अब इसको हम लोग फाइनल टच पे आते हैं, जो हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो मैं इस फोटो को हटा देता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोग ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, ध्यान से, हमने क्या क्या निकाल लिया है। ए का मोमेंटम चेंज निकाला है, जो कि हमारा आया है m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t। कितना आया है, ए का मोमेंटम चेंज आया है m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t। बी का मोमेंटम चेंज कितना आया है, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t। बस ये याद रखो, अभी हम लोग आगे आते हैं। इसको हटा देता हूं, अभी सब हटा देता हूं क्योंकि सब हम लोग पढ़ लिए हैं।
क्या 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 आया था, बताओ बताओ बताओ। एक आया था हमारा m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाई टी। क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था? मोमेंटम चेंज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, बी का कितना आया था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्या आया था, क्या आया था? बोलो 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 ना लल्ला। m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई टी। क्यों? क्योंकि बॉडी बी का मास m2 था, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 v2 v1 u2 सॉरी v2 u2। अब देखो ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा कि F is directly proportional to delta P by delta T. This implies F equal to delta P upon delta T. अब ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T तो है ना, ये किसका है? ये 1 का है। ये किसका? ये 2 का है। ठीक है, तो ये F1 के बराबर होगा और ये F2 के बराबर होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या न्यूटन का तीसरा नियम क्या था कि फॉर एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिल जब मिले थे, जब टकराए थे, ये ए था ये बी था, तो इसने इस पे फोर्स लगाया था, इसने इस पे फोर्स लगाया था। यहीं पे तो न्यूटन चाचा ने आए, यही तो न्यूटन चाचा हैं, यही तो है F1 और यही तो है F2। देखो गौर से देखो, F1 गया इधर, F2 आया इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या है? F1 गया उधर, F2 आया इधर, दोनों का डायरेक्शन F1 इक्वल टू माइनस F2। वही तो कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट मतलब क्या कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। F1 अगर इधर जा रहा है तो F2 इधर आएगा। अगर ए वाला बॉडी इस पे फोर्स F1 लगा रहा है तो बी वाला उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसने F2 इधर लगाया। ठीक है, अब देखो क्लियर है ना? मैंने क्या बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ए वाला बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, जब टकराया उसी टाइम ऑन द स्पॉट बी वाले ने फोर्स लगाया उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो F2 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? F1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2। अब क्या करेंगे लल्ला? अब वैल्यू पुट कर देंगे सर, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई टी। ये क्या है? ये F1 है ना, इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2 m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई टी। पूरा पूरा ले लो, छोड़ना नहीं है कुछ। ठीक है, टाइम से टाइम गया, समय किसी के साथ नहीं पर हम समय के साथ चले। ठीक है, टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया। अब m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो m माइनस टाइम्स ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू ये m1 u1 कहाँ गया? ये किसका है? m2 u2 है, सॉरी m2 u2। ठीक, तो m2 u2 प्लस m1 u1, यानी कि देखो ये क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। दैट इज हमारा रिक्वायर्ड कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। टकराने के पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम है टकराने के बाद। फिगर एक बार देख लेना, बना लेना पेज पे। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन में हमें बस 3 चीज देखनी थी। पहली चीज, हमें फिगर ड्रॉ करना था, दोनों को टकरा देना था, टकराए वहां पे फोर्स लगा ये, उसके बाद फिर बिछड़ गए। बिछड़ते वक्त उनकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई। ठीक है, अब मिलते वक्त उनकी वेलोसिटी u1 और u2 थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो अब ये देखो, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, मान लो कोई मिसाइल छोड़ रहा है, तो मिसाइल आगे गई तो उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बंदूक
जब मैं फायर करता हूँ तो गोली आगे निकलती है, बंदूक पीछे आती है। तो जो गन की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं उसको, आई विल सॉल्व इट लेटर, जब हम लोग न्यूमेरिकल, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी के लिए यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना है अच्छे से। एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना। नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां हम रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह सब इसी पे आता है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बंदूक चलेगी तो किसी वुड में घुस जाएगी, किसी दीवार में चली जाएगी, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही सब करना है और कुछ नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, तो देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। गुड लक, गुड लक, वेरी गुड लक।